Hello students, today we will start chapter number 8 according to old book of Indian economic development. Chapter name is Human Capital Formation in India. Now first of all you should know what is mean by human capital and what is the meaning of human capital formation. Here is a lot of difference between both these terms, human capital and human capital formation. ह्यूमन कैपिटल देखो क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि आज के टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम पे आज की डेट में हमारी कंट्री में 6 करोड़ स्किल्ड वर्कर्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से कंट्री में प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो वो होगा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपर्टाइज पर्सन्स या ह्यूमन बीइंग्स वर्किंग फॉर द प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। ह्यूमन कैपिटल उनको बोला जाता है उन लोगों को जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल है जिसके थ्रू वो कंट्री के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देख रहे हैं कि कितनी ह्यूमन कैपिटल है हमारी कंट्री में। ये हो गया ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि 1 साल पहले हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल 6 करोड़ था और अब 1 साल बाद मतलब हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल हो गया है 8 करोड़, तो कितने का एडिशन हुआ ह्यूमन कैपिटल में? पहले 6 था, अब 8 है, 2 करोड़ का एडिशन हुआ है ना। तो ये जो 2 करोड़ का एडिशन हुआ है ह्यूमन कैपिटल में, इसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? ह्यूमन कैपिटल हो गया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना स्टॉक है एक्सपर्टाइज और स्किल्ड वर्कर्स का। एक्सपर्टाइज और स्किल्ड वर्कर्स में इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, ये सारा कुछ आ जाएगा, टीचर्स वगैरह या कोई स्किल्ड वर्कर्स हैं। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या हो गया कि विद इन अ पीरियड कितना एडिशन हुआ ह्यूमन कैपिटल में। तो दोनों का मीनिंग क्लियर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके। नाउ यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। अभी यहाँ पे अगर आपको तीनों का मतलब पता लग जाए तो आपको पता लग जाएगा तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। ह्यूमन कैपिटल अभी अभी मैंने आपको बताया क्या होता है। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? जैसे अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो कंट्री के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ मशीनरी भी तो चाहिए होती है ना, कुछ असेट्स भी चाहिए होती हैं जिनका यूज करके प्रोडक्शन किया जाएगा। तो उन असेट्स को, वो जो फिक्स असेट्स होंगी, उन्हीं फिक्स असेट्स को, जैसे मशीनरी होगी या ऐसी कोई बिल्डिंग हो गई, इन्हीं को ही फिजिकल कैपिटल बोला जाता है। ठीक है। और फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है? अब फिजिकल कैपिटल को अगर हमने इंस्टॉल करना है, जैसे कोई बिल्डिंग खरीदनी है या फिर मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए पैसा भी चाहिए, तो पैसे को बोलते हैं हम फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, तीनों चीजें पता लग गई क्या होती हैं? ओके। ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। सेकंड टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स या सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब वो कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। मतलब ह्यूमन कैपिटल में एडिशन कैसे होगा, कहाँ कहाँ से ह्यूमन कैपिटल आएगा, किन किन सोर्सेज से, या कौन कौन से डिटर्मिनेंट हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, ये बताना है हमने यहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब देखो, अगर जो लोग हैं, कोई भी पर्सन ना तब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं हम उसको बोल सकते जब तक वो कंट्री के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा। ठीक है। अब अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा है, जैसे कोई डॉक्टर है या प्रोफेसर है, तो अब वो हेल्प कर रहे हैं कंट्री के प्रोडक्शन में, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं कंट्री को। ठीक है। तो अब वो ह्यूमन कैपिटल है। पर जब तक वो डॉक्टर नहीं बने थे, डॉक्टर वाली उन्होंने सर्विसेज देनी नहीं स्टार्ट की थी या प्रोफेसर वाली सर्विसेज देनी नहीं स्टार्ट की थी,
या जो आर्किटेक्टर है उसने अपनी सर्विसेज देनी नहीं स्टार्ट की थी। पहले तो वो एजुकेशन ही ले रहे थे ना। यहाँ तक वो कब पहुंचे एजुकेशन लेके? तो पहले उन्हें एजुकेशन लेनी पड़ी, उन्हें अपनी एजुकेशन पर खर्चा करना पड़ा। एजुकेशन पर खर्चा करने के बाद वो ह्यूमन कैपिटल के रूप में फॉर्म हुए, ह्यूमन कैपिटल के रूप में सामने आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा आई थिंक, कि एजुकेशन पर खर्चा करके ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म किया जा सकता है, ह्यूमन कैपिटल में एडिशन किया जा सकता है। और जितना खर्चा ह्यूमन एक्सपेंडिचर पे एजुकेशन पर किया जाएगा ना, जितना एक्सपेंडिचर, उससे कई गुना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा हमारी कंट्री को। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्टर है, तो उसने अपनी पढ़ाई पर अगर स्टार्टिंग से लेकर जब तक वो डॉक्टर बना 25 30 40 लाख रुपया लगा भी दिया, तो आगे वो कितने सालों तक कमाएगा ही? 3 4 साल में उसका सारा पैसा पूरा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 7 साल में हो जाएगा, फिर तो उसको बचेगा ही ना। तो कहने का मतलब है जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा एजुकेशन पर, उससे मिलने वाली रिटर्न्स इस एक्सपेंडिचर से बहुत ज़्यादा होंगी। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। सेकंड है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब देखो, अगर कोई पर्सन हेल्दी है ना, तो ही उसका दिमाग भी सही ढंग से काम कर पाएगा। अगर कोई पर्सन हेल्दी ही नहीं है, उसको बीमारियां लगी हुई हैं बहुत सारी, तो इस कंडीशन में वो पर्सन काम करने के लायक ही नहीं रहेगा। अब जैसे आप लोग कई बार क्लास नहीं लगाते हो, क्लास नहीं अटेंड करते हो लाइव, तो नेक्स्ट डे मैं आपसे रीज़न पूछती हूँ, तो आप बोलते हो ना कि मैम मैं बीमार थी या मैं बीमार था इसलिए मैंने क्लास नहीं लगाई। तो जब आप बीमार थे तो आप काम नहीं कर पाए ना अपना। वही चीज है यहाँ पर। अगर कोई अनहेल्दी पर्सन है, वो हेल्दी नहीं है, तो वो वर्क भी नहीं कर पाएगा, कंट्री के प्रोडक्शन में भी हेल्प नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो हम उसको ह्यूमन कैपिटल तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एक हेल्दी बॉडी अगर है, तो ही एक साउंड माइंड उस बॉडी में रहेगा। मतलब एक अगर बॉडी हेल्दी है, तो ही वो कंट्री के प्रोडक्शन, उसमें जो एक साउंड माइंड है वो एग्जिस्ट करेगा और कंट्री के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता है। जब हम बीमार हो जाते हैं, तब हमें अपना प्रॉपर डाइट भी हमें लेनी पड़ती है और प्रॉपर दवाई वगैरह भी सारा कुछ करना पड़ता है ना, हमें खर्चा करना पड़ता है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। और अपनी बॉडी को जब हेल्दी रख रहे हैं, अब वॉइस क्लियर है? अब ओके। अब यहाँ पे देखो, सेकंड पॉइंट में मैं बता रही थी कि अगर हमारी बॉडी हेल्दी है ना, तो ही एक साउंड माइंड हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर हम हेल्दी हैं तो हम कंट्री के प्रोडक्शन में तभी हेल्प कर पाएंगे ना, और खुद को हेल्दी रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें दवाई वगैरह लेनी पड़ती है ना। तो इस तरीके से बोला कि अगर हम अपनी हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करेंगे तो उससे भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा। और जितना हम अपनी हेल्थ पे खर्चा करेंगे ना, उससे कई गुना ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगी जब हम प्रोडक्शन करेंगे कंट्री के लिए। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? ऑन द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है, दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो सिखाने वाला पर्सन है ना, जो ट्रेनर है, वो काम करते करते, एक्चुअल में काम करते करते आपको सिखाएगा। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि वो थ्योरेटिकली या फिर जो एक्चुअल फील्ड एरिया है ना, उससे बाहर निकल के आपको सिखाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। यहाँ पे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है काम करते करते सिखाया जा रहा है आपको कुछ। जैसे मान लो कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, अगर किसी ने इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना है, तो वो इलेक्ट्रीशियन के पास काम सीखने जब जाता है, तो वो इलेक्ट्रीशियन काम करते करते सिखाता है ना, ये थोड़ी कि उसको बोल बोल के बस सिखा देता है। जब अपनी शॉप में या जब फील्ड एरिया में वो काम कर रहा है, तो सीखने वाला पर्सन उसको देखता है काम करते हुए, तब सीखता है वो। ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज होती हैं, वो अपने वर्कर्स को अगर कुछ नया सिखाना होता है तो उसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो चलाती हैं, जिसके थ्रू उनके वर्कर्स कुछ नया सीखते हैं।
और इसके थ्रू भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। थर्ड पॉइंट क्लियर है? नाउ फोर्थ पॉइंट, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। एडल्ट्स होते हैं जो मेच्योर पीपल होते हैं। अब जो मेच्योर पीपल हैं, जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे जब पहुंच जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट है और एनजीओज एनजीओज होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो एडल्ट पीपल के लिए कुछ ना कुछ स्टडी प्रोग्राम लेके आती हैं। वो स्टडी प्रोग्राम ऐसे नहीं जैसे आपको स्कूल में स्टडी कराई जाती है ये वाले, उसमें कुछ ना कुछ वोकेशनलाइजेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, कुछ ना कुछ वोकेशनल वे में आपको सिखाया जाता है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती है किसी चीज़ की, किसी काम को कैसे करना है अलग अलग फील्ड्स में। तो जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी ना, तब आप खुद का भी कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्कीम्स चलाती रहती है कि गर्ल्स के लिए उनको फ्री कंप्यूटर सिखाया जाता है, ताकि वो अब जब सीख जाएंगे तो कंप्यूटर सेंटर्स पर वो लग सकती हैं, बच्चों को सिखा सकती हैं, घर पे अपना कंप्यूटर सेंटर खोल सकती हैं, वो ऐसा कुछ कर सकती हैं इसके थ्रू। अब जब वो ऐसा करेंगी, चाहे चाहे ये बॉयज हैं चाहे गर्ल्स है, कोई भी अगर ऐसा करेगा, तो वो कंट्री के लिए कुछ ना कुछ सर्विसेज तो प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो इस तरीके से भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है, कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी किसी ना किसी तरीके से। फोर्थ पॉइंट क्लियर है? ओके, नाउ पॉइंट नंबर फिफ्थ, माइग्रेशन। माइग्रेशन हम किसको बोलते हैं? जब कोई पर्सन काम की तलाश में एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर सेटल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। कि वो वर्क की सर्च में एक जगह को छोड़ के, एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पर वो सेटल हो गए हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है वो एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में चले गए, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में चले गए। आपने देखा होगा कि बिहार से जो होते हैं लोग, भैये होते हैं जो, वो आते हैं ना पंजाब हरियाणा में काम करने के लिए, तो वो माइग्रेट होके ही आते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, मुझे पंजाब में नहीं पता क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ नेपाल से बहुत लोग आते हैं, यहाँ पे नेपाली बहुत रहते हैं। तो वहाँ पे नेपाल में इतना काम नहीं है, तो यहाँ पे वो काम करने के लिए आते हैं। तो ये माइग्रेशन इसको बोलते हैं हम। पर ये जो माइग्रेशन होती है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इस पे खर्चा भी आता है। अब जैसे नेपाली हमारे यहाँ आते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आता है, और उनके वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, वहाँ पे कम पैसे में भी गुजारा हो जाता होगा। यहाँ पे नेपाल से ज़्यादा महंगाई है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो उनको ज़्यादा आता है, और अलग एकदम उनको सोसाइटी और कल्चर देखने को मिलता है, तो उसमें एडजस्टमेंट करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी माइग्रेशन की कॉस्ट हो गई। पर इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। अब देखो, नेपाल से ह्यूमन वो लोग आके हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ना कुछ प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में लगे होते हैं, या कहीं और, तो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री के लिए क्या हो रहा है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहा है। तो माइग्रेशन के थ्रू भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। फिफ्थ पॉइंट क्लियर है सबको? इसमें किसको, महक को नहीं समझ आया, खुशप्रीत को? तो आपको इसमें माइग्रेशन का मीनिंग पता लगा क्या होता है? माइग्रेशन पे कैसे कॉस्ट आती है ये पता लग गया? माइग्रेशन पे क्या कॉस्ट आती है? अब देखो, किसी दूसरी कंट्री से अगर लोग काम की तलाश में हमारी कंट्री में आए हैं, अब वो काम करने आए हैं ना हमारी कंट्री में, तो किसी ना किसी तरह के प्रोडक्ट को या सर्विस को तो वो प्रोड्यूस करेंगे हमारी कंट्री में आके, क्योंकि वो आए ही इसी पर्पज से हैं। तो जब वो हमारी कंट्री में आके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, मतलब हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हुआ है, ये बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे। क्लियर है फिफ्थ पॉइंट अब? ओके, नाउ सिक्स पॉइंट है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब देखो, आपको अगर पता हो, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर कोई स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका जो भी बायोडेटा होता है ना, कि इतनी उनकी क्वालिफिकेशन है, इस काम में वो एक्सपर्ट है, ये वाला काम वो अच्छा कर सकते हैं, वो इतना उनको एक्सपीरियंस है, इस तरह की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, वो कुछ प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होती हैं, वहां पे वो अपना सारा बायोडाटा दे के आते हैं। और जब उन एक्सचेंजेस के पास, उन प्लेसमेंट एजेंसीज के पास उनके एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग उनको कहीं पर लगता है ना कि यहाँ पे वैकेंसी है,
तो वो उन लोगों को उस वैकेंसी की इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो फिर वो वाले लोग वहाँ पे जाके काम करने के लिए अपॉइंट हो जाते हैं। और अब ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, इनको क्या फ़ायदा होता है, इनको बदले में कमीशन मिलती है या ये लोग फीस चार्ज करते हैं, दोनों तरफ से मिलती है इनको। जहाँ पे इन्होंने पर्सन अपॉइंट करवाया जिस कंपनी में, वहाँ से भी मिलती है। वहाँ से क्यों मिलती है? उस कंपनी को पर्सन की ज़रूरत थी या उस फैक्ट्री को लेबर की ज़रूरत थी, तो उनकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो वहाँ से इनको कमीशन मिली। फिर प्लेसमेंट एजेंसीज को जिस पर्सन को इन्होंने काम दिलवाया वो पर्सन भी इनको कमीशन देगा, फीस देगा। तो इन एजेंसीज को दोनों तरफ से पैसा मिलता है, उधर से जो लेबर है या वर्कर है उसका भी फ़ायदा, और उधर से जिस कंपनी में अपॉइंट किया गया उसको भी फ़ायदा। तो यहाँ पे उन्होंने जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने क्या दिया, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है ना, और हमने उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए खर्चा किया है, उनको फीस दी है। पर हमने एक बार खर्चा कर दिया, उसके बाद तो हम जितना भी टाइम जॉब करेंगे हम कमाएंगे ही ना पैसा। और हमारी कंट्री के लिए क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल भी फॉर्म हो गया, क्योंकि पहले हम वेले थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था काम करने को, अब हमें काम मिल गया। अब हम प्रोडक्शन करेंगे किसी ना किसी गुड या सर्विस का, तो हमारी कंट्री के लिए क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो गया। 6 पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। तो ये आपके 6 सोर्सेज गिवन थे आपकी बुक में, जो मैंने आपको समझाए कि कहाँ कहाँ से आपके पास ह्यूमन कैपिटल आएगा। उसके बाद है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ये जो हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहा है हमारी कंट्री में, उसका फ़ायदा क्या है, वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारी हेल्प करेगा हमारी कंट्री की। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन द इमोशनल एंड मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। इमोशनल इन्वायरमेंट से मतलब है उस पर्सन की या ह्यूमन कैपिटल की जो इमोशनल फीलिंग्स हैं वो चेंज हो जाना। अब देखो, एक पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड है और एक पर्सन है वो एम्प्लॉयड है, काम कर रहा है, बिजी रह रहा है किसी ना किसी प्रोडक्शन करने में, कोई ना कोई प्रोडक्शन करने में। तो दोनों का जो इमोशनल लेवल है ना वो अलग होगा। जो बंदा अनएम्प्लॉयड है उसका इमोशनल लेवल, उसकी फीलिंग्स अलग होंगी, और जो पर्सन काम कर रहा है, बिजी है अपने काम में, प्रोडक्शन में लगा हुआ है, उसका जो इमोशनल इन्वायरमेंट है वो अलग होगा। ठीक है। और मटेरियल इन्वायरमेंट से क्या मतलब है? मटेरियल इन्वायरमेंट का मतलब है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। अब जैसे देखो कि पहले जब ह्यूमन कैपिटल मतलब जब स्किल्ड वर्कर्स जब नहीं थे हम लोग, जब हमारे पास एजुकेशन नहीं थी या कोई स्किल नहीं थी, तब हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलते थे अनस्किल्ड वर्कर्स या अनस्किल्ड लोग हमें देखने को मिलते थे। अब जब हमने गेन कर ली है स्किल, तो अब हमारी सोसाइटी का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, हमें अपनी सोसाइटी में स्किल्ड पर्सन ह्यूमन कैपिटल देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने से हमारी कंट्री का जो इमोशनल इन्वायरमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा और जो मटेरियल इन्वायरमेंट है वो भी चेंज हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? मटेरियल इन्वायरमेंट का मतलब है हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, जैसे सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इंडिया की सोसाइटी। तो अब जब ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा तब तो क्या होगा, यहाँ पे सारे अनएम्प्लॉयड लोग होंगे जो कोई प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे। पर जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो गया तब हमें उस अपनी सोसाइटी में, कंट्री में कैसे लोग देखने को मिलेंगे, स्किल्ड वर्कर्स देखने को मिलेंगे। हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी, हमारी सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। इसी को ही मटेरियल इन्वायरमेंट बोला गया है। क्लियर है? ओके। सेकंड पॉइंट है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मैंने आपको बताया कौन सी होती है, फिक्स असेट्स को बोलते हैं ना हम फिजिकल कैपिटल। तो अगर हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल है, स्किल्ड लोग हैं हमारी कंट्री में, तो जो स्किल्ड लोग हैं वो उस मशीनरी को, उन फिक्स असेट्स के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे, उनको अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे। जब अच्छे तरीके से वो फिजिकल कैपिटल को हैंडल कर पाएंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी भी हमारी कंट्री में ज़्यादा आएगी। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि जितना हम इनपुट लगा रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमारे पास आएगा। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? ओके। थर्ड है इनोवेटिव स्किल्स। अब देखो, अगर हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल है, हमारी कंट्री में स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो गया है,
स्किल्ड मीन्स उनके पास कुछ ना कुछ स्किल है, वो अपने स्किल का यूज करके कुछ ना कुछ नए तरीके लेके आएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ ना कुछ इनोवेशंस इनोवेटिव टेक्निक्स लेके आएंगे, क्योंकि वो स्किल्ड और ट्रेन्ड पर्सोनल है हमारे पास। तो उससे हमारी कंट्री को क्या फायदा होगा, इनोवेटिव स्किल्स हमारी कंट्री में आएंगी, और इनोवेटिव स्किल्स का यूज करके जो प्रोडक्शन है वो भी बेटर होगा, पहले से हमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ग्रोथ हमारी कंट्री की ज़्यादा होगी। क्लियर है थर्ड पॉइंट? ओके, नाउ लास्ट पॉइंट है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वेलिटी। अब देखो, जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा ना हमारी कंट्री में ज़्यादा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होने का क्या मतलब है, वो कंट्री में प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, प्रोडक्शन में वो अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या पॉइंट निकल के आया, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, कि ह्यूमन कैपिटल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा हमारी कंट्री में, और इक्वेलिटी भी आने लग जाएगी। इससे इक्वेलिटी कैसे आने लग जाएगी, जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा उतना ज्यादा हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होगा। जब वो काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बदले में उनको पैसा भी तो मिलेगा ना। जब पैसा मिलेगा, उनकी इनकम होगी, तो उनकी जो पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी पहले से। तो इससे जो रिच और पुअर के बीच का गैप है वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। सोशल बेस पर सोसाइटी में इक्वेलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? फोर्थ पॉइंट दोबारा देख लो, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वेलिटी। हम यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं ना। ह्यूमन कैपिटल जब हमारी कंट्री में ज्यादा फॉर्म होगा, मतलब स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड लोग हमारी कंट्री में ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा है। अब जो स्किल्ड लोग हैं, हमने उनको ह्यूमन कैपिटल क्यों बोला, ह्यूमन कैपिटल तो होता ही वो है ना जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। जब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। जब हमारी कंट्री में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको बदले में इनकम भी तो हो रही होगी ना। जब उनको इनकम हो रही है तो उनकी पॉवर्टी कम हो जाएगी, गरीब तो फिर वो रहेंगे नहीं। जब गरीब नहीं रहेंगे तो उससे हमारी कंट्री में धीरे धीरे करके इक्वालिटी आने लग जाएगी। इक्वालिटी मीन्स कि जो रिच और पुअर के बीच का गैप था पहले बहुत ज्यादा, वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। ये मैं बताना चाह रही हूँ आपको फोर्थ पॉइंट में। क्लियर है? ओके, दिस इज ऑल फॉर